नमस्कार। मैं डॉक्टर माया दुबे आज बचपन एक्सप्रेस के पेज पर लाइव हूँ। मैं सबसे पहले इसकी मैनेजिंग जो एडिटर हैं श्रीमती मीना पांडे, उनकी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे लाइव आने के लिए कहा और मैं भोपाल में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्यापन कार्य कर रही हूँ और आज हम यहाँ पर हिंदी में जो छात्र नेट का अपना तैयारी करना चाहते हैं या नेट में पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं? ठीक है, आवाज़ आ रही है? मुझे कुछ साइन दीजिए अगर कोई देख रहा हो तो। आवाज़ आ रही है? धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहाँ तक बच्चे जो हैं छात्र, जैसा कि पढ़ाई के बाद कैरियर, कहीं न कहीं लोग पढ़ाई को जोड़ते हैं अपने कैरियर से। तो जैसी रुचि हो, कुछ लोगों को प्राइमरी स्कूल में, कुछ को मिडिल में, कुछ को बच्चों के साथ पढ़ाने में अभिरुचि होती है, तो वो लोग जैसा हम जानते हैं बीएड करते हैं और अपने हिसाब से वहाँ पर जाकर काम करते हैं। और जब हम कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में या हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो हम उसी दिशा में अपने को शुरू से ही लगाते हैं, तभी हमारा जो कैरियर है आगे बढ़ता है। विशेषतः जब छात्र एमए में अध्ययन करते हैं, एमए में अध्ययन करते समय उनके सामने, आज तो सेमेस्टर सिस्टम है, उनके सामने बस ये रहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में इतना कोर्स है, हम इसको पूरा कर लें और उसके बाद फिर तैयारी करेंगे। तो छात्रों का पूरा फोकस अपने सेमेस्टर्स पर होता है। साथ साथ कुछ छात्र जो बीए के बाद ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और वो उसके लिए कहीं न कहीं कोचिंग करते रहते हैं, कहीं न कहीं वो अपने कैरियर के लिए इतने लालायित होते हैं। आवाज़ आ रही है? ठीक है, कुछ और आप हमको सुन रहे हैं? संकेत दें। तो हम देखते हैं कि छात्र बीए के बाद ही कभी कोई छोटी मोटी अपने कोचिंग्स करते हैं, कहीं लगे रहते हैं, साथ साथ कहीं भी कोई एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो किसी भी जगह हो, बैंक का हो, तो उधर भी लग जाते हैं। तो स्वाभाविक है, विशेष कर जब हिंदी साहित्य में एमए करते हैं तो वो उसको उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना अन्य विषयों के छात्र लेते हैं। यह भी इस कारण है कि आज इतना ज़्यादा एमए करने वाले इतने लोग बैठ रहे हैं, पीएचडी के लिए इतने छात्र आते हैं, लेकिन उनका हिंदी के प्रति जो है उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि नेट और जेआरएफ वाकई, अगर हम कॉलेज में, विश्वविद्यालय में अपने हम योग्यता को वहाँ तक ले जाना चाहते हैं, हम एक अध्यापक बनना चाहते हैं, तो हम कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो इसके लिए सर्वप्रथम जिस समय हम अध्ययन करते हैं, एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जैसे मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करती हूँ, तो जो विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, सभी के जो कोर्स हैं, करीब अब तो करीब 75% कोर्स एक जैसे हैं, फिर भी 25% जो उनके रखे गए हैं वह काफ़ी भिन्नता वाले हैं। तो निसंदेह जब हम तैयारी करते हैं तो नेट और जेआरएफ की तैयारी में उसका जो पूरा सिलेबस है वह बहुत महत्वपूर्ण है। सिलेबस जो है वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के ज़्यादा नज़दीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी
दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी के अपने अलग अलग पेपर हैं, अपने अपने अलग उन्होंने प्रश्न पत्र रखे हैं। कहीं जर्नलिज्म है, कहीं विशेष प्रश्न पत्र में प्रेमचंद हैं, कहीं निराला हैं, कहीं प्रसाद हैं। तो जो छात्र पढ़ते हैं, पढ़ते समय तो ठीक है अपनी पसंद का चुन लिए, लेकिन जब वो तैयारी करने चलते हैं तो वह उसी दिशा में सर्वप्रथम तो उस सिलेबस के अनुसार, जैसा कि आजकल है पूरा सिलेबस 10 पार्टों में बटा हुआ है, जिसमें 10 पार्टों में हमारे साहित्य का हर चीज, हर विषय स्वाभाविक है। साहित्य इतना बड़ा बृहद विषय है, चाहे वो अंग्रेजी साहित्य हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, कि उसको हम कोई भी एक छात्र पढ़ने के दौरान हर तरफ से उसको छू नहीं सकता। तो ऐसे में उसके लिए एक व्यवस्थित रणनीति बनाना बहुत ही आवश्यक है। अगर वाकई वह चाहता है कि हम जेआरएफ निकालें और अच्छे से स्कॉलरशिप के साथ, छात्रवृत्ति के साथ हम अगर अपना शोध कार्य करें तो वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो उसके लिए उसे अपने पढ़ाई को एक विशेष ढंग से बांटना होगा। वह पूरा सबसे पहले तो एक एक खंड को उठाए। एमए करते समय जो भी विषय था वह तो सहयोगी होगा ही, लेकिन नेट में अध्ययन करने के लिए हमको विषय के पूरे व्यवस्थित ढंग से समझना होगा। दूसरी बात कि यह इस परीक्षा में मुख्यतः जो शोध से संबंधित पेपर होता है वह छात्रों की शोध अभिरुचि को परखने के लिए होता है। क्या छात्र की अभिरुचि शोध में है, शोध से वह क्या समझता है, शोध किस तरह होना चाहिए। और जो आजकल इसीलिए जो कोर्स वर्क हो रहे हैं, पहले जो पीएचडी होती थी तो लोग सीधे मैटर कलेक्शन कर रहे हैं, लिख रहे हैं। छात्र समझ ही नहीं पाता था कि हम कहाँ से शुरू करें, इस महासमुद्र के ज्ञान को कहाँ अंत करें। लेकिन आज एक सिस्टम पर आ गया है, विशेषकर साहित्यिक शोध प्रविधि में जो परेशानियां आती हैं उसके लिए भी आजकल एक व्यवस्थित अध्ययन चल रहा है। तो हिंदी में भी ये जो कोर्स वर्क हो रहे हैं उससे कई लोगों के फायदे हो रहे हैं। और एक छात्र जो है शोध हम क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, ये किस तरह से करना चाहिए, तो उसको समझ में आ रहा है। उदाहरण के लिए अगर रामचरितमानस है, एक छात्र की अभिरुचि है उस पर भाषिक दृष्टि से शोध करने की, तब वो उसको अन्य मनोवैज्ञानिकता और अन्य से मतलब नहीं। तो प्रविधियां जो हैं हमें निर्धारित करती हैं कि हमको शोध में किस तरह से चलना है, कैसे करना है। और इस तरह से जब एक बच्चे करते हैं तब जाकर शोध कार्य व्यवस्थित होता है और आगे बढ़ता है। तो धन्यवाद मीना जी, धन्यवाद गोविंद पांडे जी, गौरव तिवारी जी भी दिख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे चलते हैं इसी को लेकर कि शोध करते समय जब छात्रों को किन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। पहला ये कि कभी भी किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, कोई संक्षिप्त रास्ता नहीं है। ज्ञान के लिए जब आप शोध कार्य करने जा रहे हैं तो आपको पूरा व्यवस्थित एक बनाना चाहिए, एक खाका तैयार करना चाहिए कि हम कैसे उसको पूरा पढ़ें। उदाहरण के लिए हिंदी साहित्य को जब हम पढ़ने चलें, से पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को उठाएं,
हिंदी साहित्य कैसे शुरू हुआ, उसके पीछे क्या क्या प्रवृत्तियाँ थीं, कौन कौन लोग थे जिन्होंने उसको यहाँ तक ले गए, क्या हुआ, कालखंडों का विभाजन, किन विद्वानों ने उस पर क्या कहा है। और इस तरह से अगर व्यवस्थित ढंग से एक छात्र एक डायरी एक नोट्स में, चूँकि आजकल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव में आप रिटेन में तो आपने कुछ पढ़ा है तो थोड़ा लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो जब जब तक आपको सही पता नहीं होगा आप टिक नहीं कर सकते। इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने ज्ञान का दायरे का विस्तार करें, उसको विधिवत पढ़ें। उसके लिए सबसे पहला काम है अच्छी हिंदी साहित्य के इतिहास की, डॉक्टर नागेंद्र की, रामचंद्र शुक्ल जी की, और भी जितनी है, जितनी आप कर सकते हैं आप खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा। नहीं खरीद सकते हैं तो आप कम से कम लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से आप उनको लेकर और उससे अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो साहित्य दो क्षेत्रों में चलता है। एक तो वो जो कवि लिखता है जिसे हम कविता कहते हैं, रचना कहते हैं, और दूसरा वो जिसको हम आलोचना कहते हैं। इन दो आधारों पर पूरे साहित्य को हम परखेंगे। एक छात्र जब साहित्य का इस तरह से व्यापक दृष्टिकोण बना लेगा कि कैसे हमको पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो जो हमारे रचनाकार हैं, जो कालखंडों का विभाजन है, जैसे आदि काल है, रीति काल है, भक्ति काल है, आधुनिक काल है, अब इनकी क्या प्रवृत्तियां थीं, नामकरण के पीछे क्या कारण था, कैसे हम इसकी पृष्ठभूमि को समझें, किस तरह से सामाजिक चेतनाओं को इन्होंने ग्रहण किया, इस तरह से बारीक सारी चीज़ों को लेते हुए हम जो हैं काव्य को उसी आधार पर जो हमारे निर्धारित हमारे यूजीसी के जो विषय में जो निर्धारित है उनको पहले अलग करके छांट कर और उनसे संबंधित किताबें रखकर उनको हम व्यवस्थित अध्ययन कर सकते हैं। अभी आना पांडे भी दिख रही हैं और गौरव तिवारी जी हैं। ये सबसे तो हम बीच में थोड़ा रुककर, ये लॉकडाउन का समय है, ऐसा लग रहा था कि हम लोग कैसे करेंगे, छात्र कैसे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे समय में बचपन एक्सप्रेस ने ये जो शुरू किया है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायी है, जिस पर विशेष तरह तरह के लोग घर बैठे सभी जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा है। अब हम आगे बढ़ते हैं विषय की ओर। जैसा कि हमने कहा कि साहित्य में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो रचना और दूसरी उसकी आलोचना। हम ये कह सकते हैं कि रचना और आलोचना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनको हम अलग करके नहीं देख सकते। इस पर हमारे यहाँ पूरे जब हम तैयारी करते हैं काव्य शास्त्र की तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी परंपरा दिखती है। हिंदी में भी कहीं न कहीं संस्कृत साहित्य परंपरा की छाप है। उनके पूरे जो संप्रदाय थे, जो 6 संप्रदाय हैं, सबसे पुराना रस संप्रदाय है आचार्य भरत का, अलंकार संप्रदाय है वामन भामा जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा समृद्ध किया, और हम ये मानते हैं कि बिना अलंकारों के, बिना सजावट के हम कविता को कविता कह ही नहीं सकते हैं। रीति काल है जिन्होंने रचना को भाषिक दृष्टि से देखा, जिसे हम आधुनिक दृष्टि से शैली वैज्ञानिक अवधारणा में लेते हैं, और ये एक नई शोध पद्धति भी है। आज छात्र बहुत ज़्यादा शैली विज्ञान की दृष्टि से किसी भी रचना की आलोचना कर रहे हैं, उस पर शोध कार्य कर रहे हैं,
उस पर काम कर रहे हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं औचित्य संप्रदाय भी आया। औचित्य संप्रदाय आलोचना में इसलिए प्रतिष्ठित हुआ कि ये लोग मानते हैं कि रचना में अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हम कवि हैं तो हम कुछ भी लिखें। हर जगह एक नियम, एक औचित्य, एक बंधन जरूरी है। इसी को लेकर हमारा औचित्य संप्रदाय आगे बढ़ा। उसने कहा कि आप श्रृंगार में रचनाएं कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ बंधन है। श्रृंगार के नाम पर आप गुरु, प्रतिष्ठित, अपने बड़े या कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण राधा का, तो आप दायरा एक सीमित रखें। इसीलिए रचनाकारों की रचनाओं पर आलोचना का होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से वक्रोक्ति आया। आचार्य कुंतक जो कि संस्कृत साहित्य परंपरा के रहे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जैसे नाम से ही आप जानते हैं कि टेढ़ी भंगिमा युक्त जो रचनाएं हैं, और ये पहले से ही बहुत प्रसिद्ध है। आज भी हम व्यंग्योक्तियों को बहुत महत्व देते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे ध्वनि संप्रदाय आया, आचार्य आनंदवर्धन ने एक जो ये संप्रदाय ले आए, अपने आप में एक मूलभूत मौलिक है, जिसमें उन्होंने कहा कि जहाँ पर ध्वनि, उन्होंने कहा यत्रार्थः शब्दो वा तम अर्थ उपसर्जनी कृत स्वार्थ व्यक्तः काव्य विशेष स ध्वनि। तो इस रचनाओं को भी आलोचकों ने अच्छा माना। तो इस दृष्टि से पूरा जो हमारे यूजीसी के जो स्कॉलर हैं, जो छात्र हैं, जो हमारे पाठक हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो दो चीज़ों पर ध्यान दें, एक मौलिक हिंदी साहित्य के उद्भव विकास पर कि कैसे बना, दूसरा किन किन कवियों की क्या प्रवृत्ति थी। हम जैसा कि जानते हैं कि हिंदी साहित्य वह मंदाकिनी है जिसके स्रोते अलग अलग फूटे हुए हैं। वादों विवादों और प्रतिवादों का स्थली भी ये हिंदी साहित्य ही है। तमाम वाद आज भी नए नए स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, इससे पहले प्रयोगवाद, नई कविता, छायावाद आदि काल, ये सारी प्रवृत्तियाँ हिंदी में हैं। और चूंकि हिंदी ही एक ऐसा साहित्य रहा जो संस्कृत से आधार ग्रहण करता हुआ, अपना मार्ग बनाता हुआ और निरंतर विश्व साहित्य से लेता रहा, इसीलिए हिंदी साहित्य में एक दौर आया मनोवैज्ञानिकता। तो एक छात्र को इन प्रवृत्तियों को पकड़ना भी बहुत जरूरी है। अगर हम यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा कोर्स ये है और हमने पढ़ लिया, ये नहीं, मूलभूत, क्योंकि जेआरएफ में अनुदान आयोग जो परीक्षाएं लेता है वह कभी कभी ऐसे कॉमन क्वेश्चंस भी होते हैं, ऐसे सामान्य प्रश्न भी होते हैं जो ये जानना चाहता है कि आखिर छात्र कितना उत्सुक है, कितना वह पढ़ने के प्रति गंभीर है। क्योंकि एक शिक्षक, जैसा हमारे यहाँ कहा गया है, आचार्य देवो भव, आचार्य जो है वह भविष्य का निर्माता है। आचार्य जो है वह हमारे देश की दशा बदल सकता है। तो बीच में जो ऐसी प्रवृत्तियां आई थीं कि हमको किसी तरह से डिग्री हासिल करना है, तो डिग्री हासिल करना और उसके आधार पर नौकरी करना, पैसे कमाना, उसकी जगह एक छात्र को जब वो तैयारी कर रहा है, हमारे सामने हैं करण कपूर जी, नमस्कार, बहुत 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 अच्छा लगा आप लोग सुन रहे हैं। अगर हमारे कोई भी विद्यार्थी, चूँकि आज हम पहली बार ही लाइव आए हैं और हमने एक प्रयास किया है, शुरुआत किया है, छात्रों को अगर मेरा कुछ भी फ़ायदेमंद हुआ, उनको कुछ भी तैयारी में अगर कुछ परसेंट भी हुआ, तो फिर
बहुत ही सार्थक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इस तरह से दो बातें जो हमने आज कही कि साहित्य का अध्ययन हम दो रूपों में कर सकते हैं, पहला रचना की दृष्टि से, दूसरा आलोचना की दृष्टि से। अब हम जब आलोचना की बात करते हैं तो कई लोग इस पर बहस होता है कि पहले आई मुर्गी की पहले आया अंडा, रचना पहले की आलोचना। और आलोचना क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी तो कभी एक प्रजापति, कभी तो प्रजापति है। तुलसीदास जी ने लिख दिया रामचरितमानस, उनको मालूम नहीं था कि मेरे ऊपर ही लोग इतनी पीएचडियाँ, शोध, पीएचडी डिलीट करेंगे। कबीर हमारे हिंदी साहित्य का उदाहरण रहा। कबीर जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जिनकी भाषा खिचड़ी थी, लेकिन आज अगर हम उठा कर देखें आंकड़े तो सबसे ज़्यादा पीएचडियाँ कबीर और तुलसी पर ही हुई हैं। क्यों हुई हैं? क्योंकि रचना जो है, कवि जो है वह निसर्ग रचना करता है, लेकिन आलोचना वह हथियार है, आलोचना वह सूत्र है जो कि उस रचना को हर दृष्टि से हम ले जाता है आगे। पाठक के सामने, पाठक, कवि ने लिखा, पाठक ने पढ़ा, दो चीज़ें हैं, लेकिन इनके बीच जो आलोचक है वह आलोचक ही है जो कि रचना को जिस तरह से चाहे उसके एक एक चीज़ अलग करके पूरा बता देता है कि आखिर इसमें है क्या। एक रचना, एक किताब, आप कल्पना कीजिए, एक कवि ने उदाहरण के लिए रामायणी लिख दिया। कामायनी है क्या? का शब्दों को जोड़ जोड़, वाक्यों को जोड़ जोड़, सब बनाया हुआ भावनाओं को, रस भाव अलंकार को रखकर एक रचना तैयार हो गई। उस रचना को अगर आलोचक देखेगा तो किस दृष्टि से देखेगा? उस रचना में शब्द भी है, उस रचना में भाव भी है, उस रचना में मनोविज्ञान भी है, उस रचना में दर्शन भी है, इतिहास भी है। तो जब शोध छात्र इस तरह के चीज़ों को लेकर, जब एक शोध छात्र के मन में आता है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी में दार्शनिक तत्व, अब उसकी शोध की जो दिशा है वो अपने आप बदल गई। अगर कहता है भाषिक विवेचन, जयशंकर प्रसाद के नाटकों की भाषिक शैली, कामायनी में भाषिक चिंतन, तो ये शीर्षक ही वह प्रथम चरण है जो कि हमारी शोध की प्रविधि को बदल दे रहा है। अगर हम कहते हैं कि भाई उसमें मनोवैज्ञानिकता, तो वो छात्र अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शोध करता है तो उसकी दिशा पूरी बदल जाती है। वह मनोवैज्ञानिक ढंग से उसको पूरा अध्ययन करेगा। उसमें सबसे पहले उसको देखेगा कि आखिर मनोविज्ञान कहाँ कहाँ पर है। उन शब्दों के माध्यम से, कवि की भावनाओं के माध्यम से, मनोविज्ञान से उसको जोड़ेगा और अपने निष्कर्षों में, अपने उपसंहार में वहाँ तक पहुँचाएगा। तो शोध कोई न तो काव्य लेखन है, शोध न तो गद्य लेखन, कोई न तो हम शोध कोई नई खोज है, बल्कि उन्हीं में से हम जो चीज़ ढूंढना चाहते हैं, जिन प्रवृत्तियों का हम उसमें से निकालना चाहते हैं, तो शोध छात्र जो है वह बड़े ही बारीकी से उनका अध्ययन करके आगे बढ़ सकता है। तो आलोचना जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है एक शोधार्थी के लिए, विशेषकर हिंदी के शोधार्थी के लिए आलोचना का बड़ा ही गहन अध्ययन होना चाहिए। अगर हम वाकई रुचि लेते हैं, वाकई हम चाहते हैं कि हम जेआरएफ क्वालिफाई करें, हम आगे बढ़ें, तो हमें कोई भी शॉर्टकट नहीं। हमको अच्छी पुस्तकें, जिस तरह हम हिंदी साहित्य के इतिहास की लेते हैं, उसी तरह से हमें काव्य शास्त्र की,
पुस्तकों को लेना चाहिए। आहना पांडे जी, गौरव तिवारी, पूछ रहे हैं यूनिवर्सिटी कब खुल रही है। अब ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन छात्र इसी तरह से घर बैठे आजकल सब अपना पढ़ रहे हैं, उनको सही दिशा मिलती रहे, इसके लिए भाई बचपन एक्सप्रेस का बहुत बहुत आभार है। उन्होंने इस दिशा में एक बहुत ही अच्छा काम किया है। घर बैठे आप लोग, हम देखते रहते हैं, कभी योग का, कभी काव्य का, कभी अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं जो बहुत ही अपने इस समय घर बैठे हमारे लिए स्फूर्तिदायक हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर हम जो बातें कर रहे थे शोध छात्रों की अभिरुचि को लेकर, उनकी तैयारी को लेकर, तो हिंदी साहित्य में 10 खंड में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से 10 खंडों में बांट दिया है कि एक छात्र कहाँ से अध्ययन करे और कैसे आगे बढ़े और किस तरह से एक व्यवस्थित, कि उसको ये पूरा सिलेबस गागर में सागर भरने जैसा है। आपने उसको पढ़ लिया यानी कि आप उस साहित्य के मर्म में पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी साहित्य को समझने के लिए उसका इतिहास जानना भी जरूरी है, उसके भौगोलिक परिवेश भी जरूरी है, सामाजिक चेतना, उसका कितना समाज से जुड़ाव है, यह जानना भी जरूरी है। तो किसी भी साहित्य को पढ़ने के लिए प्रिय छात्रों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा शिक्षक बनूं, तो पढ़ाई करते समय नेट के आपके सामने कोई संक्षिप्त तरीका नहीं है। आपको अगर आप समझ लेते हैं कि है, तो निसंदेह आप जो हैं अपने लक्ष्य में सफल होंगे। उसके लिए इसी ढंग से आप पूरे विभाजन करके एक एक खंड को, एक एक चीज को उठाइए और उसी हिसाब से अपने अध्ययन को, ये बोझ नहीं, आपको बहुत आनंद आएगा अगर आप वाकई शोध में रुचि रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम चर्चा करते हैं कि अगर किसी को कबीर को पढ़ना है, मान लो हमको कबीर में बहुत रुचि है, हम जानना चाहते हैं कि कबीर के समाज दर्शन पर या प्रेमचंद के समाज दर्शन पर सबसे पहले हम उनके इतिहास, भूगोल, हम कहीं पर भी, उदाहरण के लिए हर क्षेत्र की बोली अलग होती है, हर क्षेत्र का अपना रहन सहन, सांस्कृतिक परिवेश अलग होता है। तो जैसे अब हम आज यहाँ भोपाल में हैं, भोपाल की सोच, आबो हवा सब अलग है, बनारस की अलग है, लखनऊ का अलग है। तो स्वाभाविक है जिस परिवेश में वह कवि रहा है, तो कहीं न कहीं उसके इर्द गिर्द वह परिवेश जरूर होगा। तो कबीर दास को समझने के लिए कबीर चौरा भी जाना पड़ेगा, हमको उस बनारस का भी सब पूरा समझना पड़ेगा। जब वो बातें करते हैं, जब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तब हमको उस बनारस के जो एक रिक्शा वाला भी दर्शन की बातें करता है, तो जब कबीर कहते हैं काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। अरे बातें तो सीधी सीधी है, बहुत है, लेकिन कबीर ने कैसे इसको, इतने बड़े दर्शन को, इतने बड़े वेदांत दर्शन को उन्होंने कैसे जोड़ दिया। तो कबीर को समझने के लिए कबीर के इर्द गिर्द के उस माहौल को समझना पड़ेगा। प्रेमचंद को समझने के लिए जब तक हम लमही उस पूर्वांचल के गांव को नहीं जानेंगे,
क्यों? क्योंकि कवि की रचनाओं में जो शब्द चुन चुन के होते हैं, शब्दों की जो ईंट होती है, वह उसके परिवेश की ईंट है। जब कहते हैं प्रेमचंद, झौआ, खांची, डोलची, खांचा, तो ये अगर हम हिमाचल प्रदेश में जाकर देखें तो नहीं मिलेगा, मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा, या कहीं पर भी। तो जब हमको डोलची क्या होती है, झौआ क्या होता है, खांची क्या होता है, सारे टोकरियों की वैरायटी, तो ये तो हमको समझने के लिए, तो एक शोधार्थी जब पढ़ने चलता है तो ये उपन्यास सम्राट हैं, कहानी सम्राट हैं, उनको समझने के लिए, उनकी कहानी को समझने के लिए अगर हम उस पर काम करते हैं तो हमको सबसे पहले उनके परिवेश को, उनके समाज को, उस समय की प्रवृत्तियों को समझना पड़ेगा। इसी तरह से आजकल आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। आज अभी पहली बार है, ज़्यादा लग रहा है जिनके लिए है वो छात्र जुड़ नहीं पाए हैं। हम कोशिश करेंगे अगर छात्रों के लिए कुछ भी उपयोगी रहा तो हम उनके लिए अलग से, अभी तो आ चुकी एक इंट्रोडक्टरी, एक प्रारंभिक सी क्लास है जिसमें हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपसे और हमारा जो संवाद हो रहा है उस संवाद में एक भूमिका बने, हम आगे बढ़ें कि आखिर हम कैसे शोध को गति दें, कैसे बढ़ाएं। तो इस दिशा में हम प्रयास करेंगे कि हम यूनिट वाइज शैक्षणिक जो गति है उसको देंगे। लेकिन आज हम चूँकि हम सभी जानते हैं कि जब हम दो लोग मिलते हैं तो सबसे पहले हम हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, हम अपनी कहते हैं, आपकी पूछते हैं, आप कौन हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। तो आज की ये जो संवाद है यह एक कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्तर का है, जो हमें और आपको इस अध्ययन के लिए तैयार करे कि हमें करना क्या है। हम आगे बढ़ते हैं। दीपक उपाध्याय जी ये भी देख रहे हैं, धन्यवाद दीपक जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो अच्छा लगा। आप प्रेमचंद के गांव की तरफ से ही सुन रहे हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी दृष्टि से कि जब एक शोध छात्र अपने उस ज्ञान के साथ आगे बढ़ता है, कहाँ पर, शोध के लिए, तो जब वो बढ़ता है तो उस समय उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित करना है। अगर अधिक अंक आता है तो जूनियर फेलोशिप मिलेगा, और स्वाभाविक है कि जब धन होता है तो कार्य को गति मिलती है, धन होता है तो कार्य करने में आनंद आता है। और इस दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस समय बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। तरह तरह के जो उसने प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम और ये अनुदान दे रहा, इससे वाकई वो छात्र जो पैसों के अभाव में शैक्षणिक अभिरुचि होते हुए भी आगे नहीं बढ़ते और बीए और बीकॉम और एमए करके कहीं न कहीं भी न चाहते हुए भी जीविकोपार्जन के लिए अपना कहीं पकड़ लेते हैं, तो वो भी एक बार हिम्मत करते हैं। तो इस दिशा में काम अच्छा कर रहे हैं। अब बस तैयारी आपको करनी है। अब आप कैसे बढ़ें, तो चर्चा कहाँ पर चल रही थी, दो बातें थी, रचना और आलोचना। रचना में तो कोई संदेह है ही नहीं। कवि एक प्रजापति, कवि के मन में जो आया उसकी जो मनोवृत्तियाँ हैं, किसी को कहानी में रुचि है, किसी को लघु कथा में रुचि है, किसी को कविता में है, लिखते हैं। और लिखने के बाद जब इतने लोगों में जिनकी रचनाओं में थोड़ा सा भी लोक होता है, एक चीज़ हमने हमेशा महसूस किया, वो रचनाएं वही क्लासिकल और वही रचनाएं कालबाधित होती हैं
जो लोक से जुड़ी हैं। प्रेमचंद लोक के कवि हैं, कबीर लोक से जुड़े हैं। कबीर बाहर की बातें नहीं करते, ऊंची ऊंची बातें नहीं करते, वह अपने उन मनोभावों को, उस लोक को लिए हैं। इसलिए आज भी कबीर प्रासंगिक हैं, आज भी तुलसीदास प्रासंगिक हैं, आज भी कामायनी प्रासंगिक है। इसलिए ऐसे रचनाकार जो समय की नब्ज को पकड़कर चल रहे हैं, और शोध छात्रों को इन्हीं को पकड़ना है। यही कहलाती हैं प्रवृत्तियां। और उन प्रवृत्तियों के पीछे क्या कारण है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समय का अंतराल बहुत ही रचनात्मक विभेद पैदा करता है। जैसे हमने पूरे साहित्य, लेकिन वही क्यों रहा? तो 15वीं 16वीं शताब्दी जो शताब्दियां रही हैं, जिस तरह का भारतीय परिवेश में माहौल रहा है, जनता में जिस तरह की निराशा रही, और जो सोच में कई दायरे, कहीं पर सगुण निर्गुण, तो ऐसे में ये जितने भी कवि आए, कृष्ण मार्गी, राम मार्गी या निर्गुण भक्त सूफी, तीन लोगों ने एक ही उद्देश्य लिया। भक्ति को ही उन्होंने अपना हथियार बनाया। भले ही तुलसीदास ने सीधे कहा कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, उन्होंने इसलिए नहीं किया, उनका यो किसी को समझाने के लिए काव्य नहीं लिख रहे थे। स्वांतः सुखाय, कबीर भी अपने सुख में, अपने धुन में लिख रहे थे, रहीम भी थे, मीराबाई थी, सब लिख रहे थे, लेकिन प्रवृत्तियों के आधार पर। क्यों? जब हम इतिहास लिखते हैं, जब इतिहासकार अपना एक बनाता है, जब वो उसको विभाजित करता है, तो कुछ न कुछ खास सूक्ष्म प्रवृत्तियों को पकड़ता है, और परिभाषाएं ऐसे नहीं बनती हैं, उसमें तमाम चीज़ों को जो उसमें समाहित हो सके उसको लेकर ही प्रवृत्तियों का निर्माण होता है। रीतिकाल जब एक समय आया, रचना में सिंगारिकता, काव्य भाषा में लालित्य, अलंकरणता ये बढ़ी, तो ऐसी रचनाओं को रीतिकालीन कवियों ने जो है वह सौंदर्य को ही कविता का बिल्कुल समानार्थी मानने लगे कि कविता यानी सौंदर्य वर्णन। तो ये ऐसे में रीतिकाल आई। आधुनिक काल कहाँ से शुरू हुआ? जैसा देश वैसी रचनाएं। जब हमारे समाज में शांति होगी तब हम रचनाएं कर सकते हैं। युद्ध है, झगड़े हैं, ऐसे में तो हम प्रेम की बातें और सांगारिक रचनाएं नहीं हो सकती। तो जो आधुनिक काल में तमाम लोगों ने प्रयास किया, हमारे साहित्य को, भाषा को परिपक्वता दी, और उसमें भी कई दौर आए, बड़े बड़े कवि हुए, जिसमें निराला, प्रसाद, इन लोगों को जो एक प्रवृत्ति के थे छायावादी नाम दिया गया। इनकी रचनाओं को एक दृष्टि से देखा गया। निराला ऐसे समय में ही छायावाद के स्तंभ होते हुए भी एक नई कविता की प्रवृत्तियों का भी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ये एक वो कड़ी है, एक ये जोड़ है, एक सिरा है, जहाँ से कि आधुनिक नई कविता का एक नींव पड़ रहा है। जब वो कहते हैं, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पीठ पेट मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, वह आता पछताता पथ पर आता। या उनकी कविता कुछ नहीं, मजदूर इन पत्थर तोड़ रही है, दुनिया देख रही है, हरदम हो रहा है, इन्हीं पर बिल्डिंगें बन रही है, लेकिन निराला जी के कवि मन को उसका वह तोड़ती पत्थर, मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर। कौन सा सौंदर्य है, कौन सा अलंकार है, क्या है भाषा में, लेकिन लोक है, मानवता है। तो यहीं से हमारे कविता की दिशा बदलने लगी। तो एक शोध छात्र जब साहित्य का अध्ययन कर रहा है तो अलग अलग ढंग से जितने हमारे कवि निर्धारित हैं, और इसी तरह से जब हम आज चर्चा कर रहे थे, चूँकि एक इंट्रोडक्टरी है कि हम कितनी कितनी चीज़ें कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमारा इतिहास का है, इतिहास है, प्रवृत्तियाँ हैं, नामकरण है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं
कि दुनिया में हर चीज का अगर कार्य है तो कारण है, तेल है तो उसके पीछे नारियल या तिल तो है, सरसों है, कुछ न कुछ तो कारण है जिससे वो तेल निकला है। तो कारण और कार्य ये दोनों भी एक शोधार्थी के लिए जानना जरूरी है कि कैसे आज साहित्य इस तरह के रूप में आया और क्यों आया। ये प्रश्न ही हमको जो है आगे बढ़ने के लिए, और ये प्रश्न ही है एक शोधार्थी को शोध के लिए प्रेरित करता है, और ये प्रश्न ही हैं जो हमारी उत्सुकताओं को बढ़ाते हैं और हम अपने उन प्रश्नों को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसा हमने बताया था, इतिहास पढ़ लिया। अब ये सब इतिहास के बाद हमारे लिए आलोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी साहित्य एक ऐसा साहित्य है, आपने देखा होगा एक हिंदी का जो छात्र है वो भारतीय साहित्य भी पढ़ता है, पाश्चात्य साहित्य भी पढ़ता है और आधुनिक आलोचना और समीक्षा को भी पढ़ता है। संस्कृत साहित्य वाले, संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी सिर्फ भारतीय आलोचना को पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी में जब रचनाएं हुई, अज्ञे जी आए, तमाम अलग अलग मुक्त लोगों के ऊपर मार्क्सवाद। आप सोचिए कि साहित्य में हम कहेंगे भाई ये राजनीति, ये वाद कैसे आते हैं? वही लोक संसार जो चल रहा है वो मेरे साहित्य में भी आएगा। तो मार्क्सवादी परंपराएं, तमाम जो परंपराएं थी आई, तो अब उसको हमको समझने के लिए उसको भी समझना पड़ेगा कि आलोचना में जब हम कर रहे हैं, फिर संरचनावादी नई नई आलोचनाएं आ गई। तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को बड़े ही बारीकी से आलोचना की उन तमाम प्रवृत्तियों को पकड़ना पड़ेगा। उसे संस्कृत के बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा, उस छौ संप्रदाय को समझना पड़ेगा, फिर उसको पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाकर अरस्तु, प्लेटो, लॉन्जाइनस और तमाम क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, ये सारी बातें पढ़ने के बाद जब वो आता है तो आधुनिक साहित्य में, आधुनिक शोध में नई नई जो आलोचना की पद्धतियां हैं, कैसे दोनों का मिलन हो रहा, एक कॉम्बिनेशन हो रहा। आचार्य बामन ने पहली बार रीति की व्याख्या की और कहा कि रियते गम्यते अनेन इति रीति, यानी कि कवि स्वतंत्र है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कि हर व्यक्ति जैसा सोचता है उसकी रचनाओं में भिन्नता आती है। इसलिए वहाँ पर रीतियों की बात कही। लेकिन आधुनिक स्टाइलिस्टिक शैली वैज्ञानिक वो क्या कह रहे हैं? स्टाइल कहते हैं कि हर व्यक्ति था क्यों ऑथेंटिक है। हम बैंक अभी 2 मिनट के लिए नेट का व्यवधान आ गया था उसका, ये चूँकि आधुनिक जीवन के साथ ये भी समस्याएं हैं, आंधी पानी का समय है तो कुछ कुछ होता रहता है। तो हम चर्चा कहाँ पर छोड़े थे? हमने कहा था कि शैली वैज्ञानिक अगर एक छात्र की उत्सुकता है आधुनिक दृष्टि से, अगर वह लेता है कि नागार्जुन के साहित्य का शैली वैज्ञानिक अध्ययन, स्टाइलिस्टिक स्टडी, अब उसने ले तो लिया। सबसे पहले जब तक उस आलोचना के मर्म को ही नहीं समझेगा कि शैली है क्या चीज़, ये आई कहाँ से, कैसे भारतीय और पाश्चात्य आलोचनाओं का एक सम्मिश्रण हुआ, शैली में कैसे भाषा और साहित्य दोनों को लेकर चल रहा। शैली न तो भाषा विज्ञान है, शैली न तो साहित्य शास्त्र है, एक नया आलोचना का नया शास्त्र है। तो इसको लेकर जब हम चलेंगे, इसके लिए एक शोधार्थी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पहले शैली की तमाम अवधारणाओं को समझना होगा और उसके सारे कंपोनेंट्स को समझना होगा। रमाशंकर जी भी उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपको अच्छा लगा
ये मेरे लिए ये कमेंट सुनकर भी अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा। चूँकि आज एक ऐसे ही इंट्रोडक्टरी परिचयात्मक है, तो आगे हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि एक हिंदी साहित्य का विद्यार्थी अगर वो जाता है, उसकी इच्छा है कि मैं शैली वैज्ञानिक अध्ययन करूं नागार्जुन के काव्यों का। अब उसके सामने अगर वो अलंकार निरूपण करता है तो उसकी शोध की प्रविधि इस दिशा में मुड़ गई। अब वो मनोवैज्ञानिक करता है तो इस दिशा में मुड़ गई, भाषा वैज्ञानिक करता है तो इस दिशा में मुड़ गई। अब उसे करना क्या है? सबसे पहले उस शीर्षक, क्योंकि किसी भी शोध का शीर्षक ही वह महत्वपूर्ण बिंदु होता है जो कि हमको निष्कर्षों तक सही ले जाता है और एक शोधार्थी का पूरा व्यवस्थित शोध कार्य संपूर्ण कराता है। तो जब हम शैली की बात करते हैं, 19वीं-20वीं शताब्दी में जब पाश्चात्य देशों में भाषा विज्ञान, भाषा चिंतन, जहाँ की संस्कृत अवस्था और लैटिन का एक अध्ययन चल रहा था, जहाँ पर इतने बातें चल रही थी, एक भाषा वैज्ञानिक चिंतन जोर पकड़ रहा था, हमारे पास है। हमारे संस्कृत साहित्य में ऋषि यास्क ने एक पुस्तक लिखी निरुक्त में उन्होंने बड़े ही विधिवत पदों का विभाजन किया, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। लेकिन नाम, ये यहाँ पर एक विडंबना ये रही कि हर चीज का एक सिस्टम है। अलंकार शास्त्री अपनी बात कर रहा है, भाषा शास्त्री अपनी बात, हमने अलग से भाषा का नहीं, लेकिन काव्य ग्रंथों में, काव्य शास्त्रों में भी विवेचन आया है तो भाषा जरूर आई है। लेकिन पाश्चात्य चिंतन में शैली वैज्ञानिक और भाषा वैज्ञानिक चिंतन जोर पकड़ रहा था। तो उसको समझने के लिए तो हम सबसे पहले शैली के कंपोनेंट्स को पकड़ेंगे, उनके तत्वों को पकड़ेंगे कि आखिर ये शैली है क्या, ये कितने प्रकार की है, इसको हम एक शोधार्थी कैसे चलें। तब हम हमारे पास उनको विभाजित करते हैं कि जिसमें हमने सबसे पहले सिलेक्शन लेते हैं, चयन। अब एक शोधार्थी अपनी रचनाओं में सबसे पहले, चाहे वो नागार्जुन पर कर रहा है, कबीर पर कर रहा है, उसमें बड़े ध्यान से सिलेक्शन लेगा, चयन। और हम जानते हैं कि चयन ही सारी रचनाओं को विशिष्ट बनाती है। ये चयन एक जो कुंतक ने कहा है वक्रोक्ति में, कि जब उन्होंने कहा कि वक्रोक्ति में ये वर्ण से लेकर प्रबंध पर्यंत हो सकता है, यह चयन एक वर्णों के चयन से लेकर शब्दों के, रूपों के, वाक्यों के अर्थों से लेकर पूरे प्रबंध तक किस तरह का रचनाकार ने अपनी रचना में सिलेक्शन किया है, चयन किया है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, वह चुनते समय किन चीज़ों का ध्यान रखता है। आपने देखा होगा कि कोई रचनाकार जब वो लिखता है तो कुछ खास शब्दों को बार बार रिपीटेशन करता है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करता है। तो इस चयन के आधार पर तब शैली वैज्ञानिक शोध करने वाला प्रविधि को पकड़ता है। फिर उसके बाद वो पकड़ता है विचलन को। विचलन यानी डिविएशन है क्या? कभी तो वैसे भी विचलन करता है, कहते हैं कि कभी जो है सीधे रास्ते नहीं चलता, सीधा रास्ता तो भाषा का है, वो तो ऊपर नीचे अपनी भाषाओं में विचलन करता रहता है। उदाहरण के लिए सुबह सवेरा, मुड़िया, कपरवा, तमाम जो है, तो जो अलग अलग कवि को जो समझ में आया, भयल भिनुसार, न सुबह कहेगा न सवेरा कहेगा, कह देगा भिनुसार। अब ये भिनुसार शब्द क्या है? तो इसी को, ये उस रचनाकार का एक शोध छात्र को बारीक ढंग से उन शब्दों को पकड़ना है कि जिसने अपनी रचना में कहाँ कहाँ विचलन किया, वर्णों में, शब्दों में, क्रिया रूपों में। कभी कभी हम रोज ही सुनते हैं कि अंधेरा कूदा, कोई शाम हो रहा है, अगर उसको अलंकृत ढंग से कहा तो बोला अंधेरा कूदा धड़ाम से। अब अंधेरा तो भाई कोई उसके हाथ पांव तो है नहीं कि
गया। हाँ जरूर 6 से 6:30 के बीच हमने देखा एकदम से अंधेरा हो गया। तो ये कवि का जो कहने का ढंग है, जो विचलन है, वो आते सड़कों पर हंसी टांगते। अब हंसी को कोई टांग कर तो लाएगा नहीं, लेकिन बोलते हैं जिसको हम रोजमर्रा के जीवन में व्यंग भी बोलते हैं। तो शैली का विचलन बहुत बड़ा तत्व है। बिंब है, बिंब जानते हैं ये शब्द पाश्चात्य आलोचना से आया। हमारे यहाँ भी हम जानते हैं अलंकारों का इतना विशद निरूपण किसी देश में नहीं हुआ है। भारतीय काव्य परंपरा में अलंकारों का और इतने बड़े सैकड़ों संस्कृत में भामा बामा उद्भट विश्वनाथ जगन्नाथ एक बड़ी लंबी परंपरा है। लेकिन इमेजिनेशन शब्द जो कि बिंब के रूप में आया, बिंब क्या है? हमारी मानसिक कल्पना। एक कवि कुछ लिखने से पहले मन में एक कल्पनाएं दौड़ाता है। तो ये कल्पनाएं लिखने से पहले ही नहीं, एक इंजीनियर की भी कल्पना होती है। एक घर बनाने से पहले और जो रॉ मटेरियल जोड़ता है, सीमेंट, ईंटा, गिट्टी, चीज, उसको कैसा बनाना है। तो ये हमारे भाषा में शब्द भी वही ईंट है जिसको चुन चुन के कभी महल तैयार करता है। तो कल्पना ही वह महत्वपूर्ण चीज है जिसकी वजह से कोई आगे बढ़ता है। प्रतीक आपने सुना होगा, हम कहते हैं, रोज कहते हैं, अरे भाषा तो एक प्रतीक है। कैसे है? प्रतीकों का एक बहुत बड़ा संसार है। ये क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बना शरीरा। यह शरीर भी प्रतीक हो गई, पंच तत्व का प्रतीक हो गया। तो प्रतीकों का जब एक शोध छात्र, यह अपने आप में इतना बड़ा विषय है कि आए दिन पूरा हिंदी साहित्य के शोधार्थी रामायण में प्रतीकों का प्रयोग, जयशंकर प्रसाद के कामायनी में प्रतीकों का प्रयोग, हमारे नागार्जुन में प्रतीकों का प्रयोग, पूरा शोध कर डालते हैं प्रतीकों का। लेकिन कभी कभी हमने एक छोटी सी देखी कि जब शोधार्थी इंटरव्यू होता है या शोध ले के लिए, तो वहाँ पर जब पूछा जाता है कि बेटा प्रतीक क्या है, तो 2 मिनट के लिए शब्दों में बांधने में, व्याख्याओं में उन्होंने सब पढ़ा, 400 पेज की थीसिस भी लिख दी, लेकिन प्रतीक क्या है, व्हाट इज सिंबॉलिज्म, वो बता नहीं पाते हैं। इसलिए छात्रों आपसे विशेष करबद्ध अनुरोध है कि जब भी आप पढ़िए तो जो ये शाब्दिक शब्द होते हैं, हिंदी साहित्य में तो एक भंडार है, इस पर भी एक पीएचडी हो सकती है कि कब कब कैसे, जैसे बीच बीच में जो शब्द आया, छायावाद भी एक प्रतीक है। तो कैसे इन प्रतीकों का निर्माण हुआ, प्रतीकों का दायरा कितना बड़ा है। प्रतीक ऐतिहासिक होते हैं, प्रतीक दार्शनिक होते हैं, प्रतीक वैज्ञानिक भी होते हैं। यानी दुनिया में अग्नि, जल, पृथ्वी, पहाड़ सब प्रतीक हैं। तो उनको कवि ने कैसे उपयोग किया, शैली वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रतीकों का बड़ा ही बारीकी से विवेचन कीजिए। अब आता है समानांतरता, पैरेललिज्म। ये हम सब जानते हैं, हमारे साहित्य में छंदबद्धता शुरू से रही है। तो छंदबद्धता जो है उसके बिना तो चल ही नहीं सकता। दोहा, चौपाई तमाम छंदों में ही होता है। लेकिन जो ये नई कविता है, जो आधुनिक कविता है, जैसे एक चिड़िया आई दाना चुगी उड़ गई, अब कवि ने तो लिख दिया, अब ये आलोचक का काम है कि वो कहे। अब आज की तो जो प्रवृत्ति हो रही है कि दिन पर दिन जो नए कवि हैं उन्होंने लिख दिया और कहते हैं भैया मैं कवि हूँ, मैंने लिख दिया, एक चिड़िया आई दाना चुगी और उड़ गई। अब आप इसकी समीक्षा करो, आलोचना करो। अब यहाँ हम कौन से पाश्चात्य या भारतीय काव्य शास्त्र के डंडे से हाँकेंगे? कौन सा रस है, छंद है, अलंकार है, यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? तो छात्रों इन बातों को, इन प्रवृत्तियों को बड़े ही ध्यान से, बड़े बारीकी से समझकर हम जब आगे बढ़ते हैं, जब उनको पढ़ते हैं, तब हमारा दिमाग में सारी बातें, सारी छवियाँ, सारे पिक्चर्स एकदम स्पष्ट हो जाते हैं। फिर आप आनंद के साथ बड़े ही हल्के फुल्के ढंग से सारे साहित्य का भी आनंद ले सकते हैं। हमने देखा बच्चे तैयारी करते हैं, नेट 2 बार होता है, नेट जेआरएफ, पढ़ाई करते रहते हैं और उसमें लग जाते हैं। उनको बड़ी घबराहट होती है
अरे बहुत कोर्स है, बहुत कोर्स है, कैसे किस तरह करें। तो मेरा बस यही कहना है कि आप जो हैं कि इन चीज़ों को एक सिस्टम बनाइए, उसमें पढ़ाई को आनंद के साथ। अब देखिए हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आनंद मंत्रालय भी बन गया। आनंद महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी भी काम में जब हम रुचि लेते हैं, जब उसमें हमारा मन बुद्धि के साथ जब मन लग जाता है, फिर उस काम का दुगना उसमें ऊर्जा आ जाती है। तो मेरा यही आपसे कहना है कि प्रिय छात्रों, प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी हिंदी साहित्य के इस समय एमए कर रहे हैं, एमए फाइनल में हैं, जो लास्ट सेमेस्टर में हैं, जो ये मन बना रहे हैं कि हम अपने विद्या अध्ययन के साथ साथ इस समाज को एक गुरु के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हम अपनी ज्ञान को बांटना चाहते हैं, तो उनसे मेरा बड़ा ही करबद्ध अनुरोध है कि आप इस अपने अध्ययन कार्य को मात्र एक कार्य मत समझिए कि हमको इतना पढ़ना है, इतना कोर्स है, 10 भागों में बटा है, कि हिंदी साहित्य इतना बड़ा है, उसकी हम इतिहास से लेकर उसके इतने सारे जो विभाजन हैं, निबंध है, कहानी है, लघु कथा है, कविताएं हैं, कविताओं में भी इतनी बड़ी परंपरा है। एक ने अगर 70 किताबें लिखी हैं तो जो क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी आ गया कि निराला की किताबों का नाम दे दिया, उनके सामने सन दे दिया ऊपर नीचे। अब उसमें है कि भाई कौन सा सही है, कब का है। ये तो आप तभी कर सकते हैं जब आप शांत चित्त से एक कवि को आपने पकड़ा और उनकी सारी, कब से उन्होंने शुरू किया, कैसे किया, उनकी कैसी पृष्ठभूमि रही, किस तरह वो रचना में उतरे और मन से तैयारी किए, तो मेरा दावा है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोविंद पांडे जी, अभिनव दुबे जी, विनोद दुबे जी, रुद्रशेखर। और मुझे अच्छा लगा क्योंकि हम पहली बार आज लाइव हुए हैं। लोग कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। शायद ये जो हमारा आपका संबंध बना है, शायद ये जो इस तरह की ये जो आज हो रहा, हम लगातार अभी देख रहे हैं, रोज़ वेबिनार, सेमिनार, क्लासेज भी हो रही हैं, जूम ऐप, न जाने कितने ऐप हमारे जीवन में आ गए हैं। तो ये शायद समय का ही फेर है। और ये मेरा मानना है कि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति, जो छात्र समय की प्रवृत्तियों को पकड़कर समय के साथ चलेगा, वो निसंदेह वह कभी चूक नहीं सकता। वह अपने लक्ष्य को बिल्कुल प्राप्त करेगा और वह आगे बढ़ता जाएगा। और मेरे समझ से समय हो गया है और आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर होगा तो अगर आप तैयार रहेंगे तो अगले शुक्रवार को हम फिर मिलेंगे इसी तरह से, और यहाँ मिलेंगे। और आज एक नए चैप्टर के साथ यूजीसी के तैयारी वाले बच्चे, अगर उनको ज़रा सा भी कृपया आप अपने इनसे हमको जताते रहें, मुझे पता चले कि जो मेरा सोच है आपके लिए कुछ लाभदायी है कि नहीं, आप उसके लिए कुछ फ़ायदेमंद है कि नहीं। और इस तरह से हम और आप मिलते रहेंगे। फिर से हम बचपन एक्सप्रेस की मैनेजिंग एडिटर मीना पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये सभी महिलाओं कि आप अपने घर परिवार के साथ अपने अंदर के जो हुनर हैं, अपनी चीज़ें हैं, आप कुछ कुछ देते रहते हैं। लोग कहते हैं कि देने से ही तो देवता कहलाता है। देवता की व्याख्या भी इसीलिए कही गई है कि देवो दानात दीपनाथ वात। मांगता तो इंसान है, हरदम खड़ा है, लाओ दो, हे ईश्वर दो। देने वाला हमेशा ही बड़ा होता है। इसलिए
प्रिय छात्रों, हमेशा ऐसे बनो और ज्ञान दान विद्या दान से बड़ा कोई दान दुनिया में नहीं है। इस संसार में जो कुछ यहाँ से मिला है यहीं पर बांटो और पूरे मनोयोग से, पूरे ईमानदारी से अपने उसके लिए तैयारी करो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बहुत। मैं डॉक्टर माया दुबे भोपाल से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में हूँ। मेरा अगर आप लोगों को कुछ जानकारी और चाहिए, वैसे तो हम मिलेंगे, तो हम हमेशा तैयार हैं देने के लिए, अपने ज्ञान को बांटने के लिए। आज की शुभ संध्या, गुड इवनिंग, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।